हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी एट होम। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 5। तो दोस्तों, पाठ का नाम है मानचित्रण यानी कि मैपिंग। तो दोस्तों, मानचित्रण यानी कि मैपिंग क्या होता है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। तो दोस्तों, हमने बहुत सारे मानचित्र देखे होंगे। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये भारत का मानचित्र है। तो पृथ्वी की एक सतह है या कोई हिस्सा हो सकता है, उसको जब हम किसी एक समतल पर बनाने की कोशिश करते हैं तो एक मानचित्र कहलाता है। अब दोस्तों मानचित्र के प्रकार कितने होते हैं? तो दोस्तों, मानचित्र के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। जैसे नंबर 1, भौतिक मानचित्र। पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको राजनीतिक मानचित्र कहेंगे इस वाले चित्र में, जो ये मानचित्र दिखाया है यहाँ पे। अगला आता है थीमेटिक मानचित्र। तो दोस्तों, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के मानचित्रों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे हमें वर्षा का पैटर्न देखना, तो वहाँ पे उसमें बहुत सारे मानचित्र ऐसे होते हैं जहाँ पे वर्षा के बारे में बताया जाता है कि कहाँ किस जगह पे वर्षा ज़्यादा हो रही है, किस जगह पे कम हो रही है। ऐसे हम डेमोग्राफिक या पॉपुलेशन या जनसंख्या से संबंधित मानचित्र होता है, तो देखते हैं कहाँ पे डेंस है, कहाँ पे घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या कहाँ पे कम है। तो इस तरह के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये किसी एक विशेष चीज़ के लिए बनाए जाते हैं। भू राजस्व मानचित्र। इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, अधिवासों और औद्योगिक क्षेत्रों को दर्शाया जाता है। तो भू राजस्व विभाग इन ऐसे मानचित्रों को अक्सर बनाता है। एटलस। तो दोस्तों, आपने सुना होगा एटलस। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ संग्रह करके किसी पुस्तक में रखा जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। तो बेसिकली एटलस एक पुस्तक है जिसके अंदर बहुत सारे तरह तरह के मानचित्र होते हैं। मानचित्र के घटक। तो दोस्तों, मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं: दिशा, दूरी और प्रतीक। आइए हम आगे जानते हैं दिशाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान कैसे होता है ये समझना चाहिए। दिशाएं उगता सूर्य देखकर, मतलब अगर सुबह के टाइम में हम उगता हुआ सूर्य देखकर पूर्व और अस्त का सूर्य देखकर पश्चिम का दिशा का पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, हम जब सुबह को उठते हैं, अगर सूरज की तरफ को मुँह करके खड़े हो जाएं तो जिधर सूरज निकल रहा है उधर पूरब होता है, जिधर हमारी पीठ होती है उधर पश्चिम होता है, और जिधर हमारा बायां हाथ होता है, अगर हम हाथ को भी फैला, जैसे इस चित्र में ये लड़की ने सूरज की तरफ मुँह करके खड़ी हुई है, तो इसके सामने पूरब है, पीठ की तरफ पश्चिम है, और इसके बाएं हाथ की तरफ उत्तर होगा और दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण होगा। दोस्तों, सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में तो हम ऐसे पता कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम में क्या होगा, पहले रात में लोग ध्रुव तारे को देखकर दिशा मालूम करते थे। यह तारा हमेशा आकाश में उत्तर दिशा की ओर होता है, तो हम रात के समय में ध्रुव तारे को देखकर भी दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। दिक्सूचक यंत्र। तो दोस्तों, पहले तो जब कोई चीज़ नहीं थी हमारे पास में, तब हम केवल तारों की सहायता से या सूर्य की सहायता से दिशा का ज्ञान करते थे, लेकिन बाद में दिक्सूचक यंत्र कंपास बनाया गया। ये एक विशेष चीज़ है जहाँ पे आप कहीं पे भी लेके जाओ तो दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती हैं। तो दोस्तों, इसको हम कहीं पे भी कैसे भी रखें तो इसकी जो ये सुइयाँ हैं उत्तर और दिशा में ही
ठहरेंगी, तो इससे हमें पता लग जाता है उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। फिर उससे हम पता कर लेंगे पूर्व और पश्चिम किधर होगा। मानचित्र में दिशाएं, तो दोस्तों 4 दिशाओं के बारे में हमने अभी बात की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो किसी भी मानचित्र में ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होगा, नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण होगा, और आपके आपके सामने मानचित्र है तो आपके बाएं हाथ की तरफ हमेशा पश्चिम होगा और दाहिने हाथ की तरफ पूरब होगा। अब दोस्तों ये तो होगी 4 दिशाएं, लेकिन कुछ और दिशाओं के बारे में बात करते हैं हम। जैसे पूर्व, इनको अगर बीच में से ऐसे काट दिया जाए, यानी कि ये 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये जो दिशाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये वाली, तो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को बोलते हैं दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को बोलते हैं दक्षिण पूर्व, और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को बोलते हैं हम उत्तर पूर्व। तो इस तरह से 4 दिशाएं मुख्य होती हैं और 4 दूसरी मध्यवर्ती दिशाएं होती हैं। दूरी अगला घटक था दोस्तों, मानचित्र का मेन घटक दूरी। तो दूरी क्या है? मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मान लिया हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भारत का नक्शा, तो भारत तो बहुत बड़ा है लेकिन हम छोटा सा नक्शा बनाया उसका, तो क्या होता है, वो भारत का एक मानचित्र है। तो मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे। मतलब ऐसा नहीं कि हमने छोटा तो कर दिया और चीज़ों के अनुपात अलग हो गए। तो वास्तविक रूप से जो कोई चीज़ है या कोई देश या शहर या गांव है, मानचित्र में भी उसकी सारी जगह वैसे ही हमें दिखाई देनी चाहिए, उतनी ही दूरी पे या उसी अनुपात में। इसके लिए एक पैमाने की ज़रूरत होती है। तो किसी भी मानचित्र को बनाने से पहले एक पैमाना माना जाता है। पैमाना क्या है? स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। मान लिया कोई दूरी हमें 10 किलोमीटर की दर्शानी है, लेकिन 10 किलोमीटर को हम लाइन अपनी नोटबुक में नहीं खींच सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं या 1 किलोमीटर बराबर 1 इंच मान सकते हैं, और उसकी सहायता से हम फिर मानचित्र बनाते हैं। दोस्तों मानचित्र में अगली ज़रूरत पड़ती है संकेतों की या प्रतीकों की। तो दोस्तों जितने भी भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटी, पठार आदि को मानचित्र में दर्शाने के लिए संकेतों, अक्षरों, छाया, रंगों और चित्रों की सहायता ली जाती है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रोड प्रतीक कहे जाते हैं। तो दोस्तों हम इन प्रतीकों के बारे में मेरी अगली वीडियो में आप देखना, उसके बारे में हम इनको थोड़े ध्यान से और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,